जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे सेल के बचे हुए पार्ट के बारे में। मैंने सेल का 2 लेक्चर लिया। अब मैं सेल के सबसे पहले कोशिका की बात कर रहा हूँ कि सेल होता क्या है। सेल होता क्या है यानी कोशिका होती क्या है। देखिए, बोला जाता है, लोग बोल देते हैं कि सेल सबसे छोटा अंग है। भैया, ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है यानी यूनिट है। यह हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है यानी यूनिट होती है। अब यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। इकाई का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जो सब कुछ बनता हो, जिसके अंदर सब कुछ होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक इकाई। जब वैज्ञानिकों ने खोजा कि यार बॉडी में ऐसी कौन सी पार्ट है जो सब कुछ बना सकती है, अपने अंदर ही सब कुछ बना सकती है, तो केवल सेल ही है एक ऐसा पार्ट जो बॉडी का हर एक चीज बना देगा। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया था, क्या करता था भाई, श्वसन करता था, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो सबको ब्लास्ट कर सकता है। राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन का निर्माण कर देता था, यानी उसमें हर एक चीज होता था। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का काम करता था सबको कंट्रोल में करना। डीएनए आरएनए, राइबोसोम, डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होते थे। तो सब सेल के अंदर प्रेजेंट, यानी सेल एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी का जो सबको कंट्रोल में कर सकता है, यानी सब कुछ कर सकता है वो सेल। यानी इसलिए बोला गया सेल एक छोटी इकाई है, ना कि सेल एक छोटा अंग है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एनिमल सेल और प्लांट सेल। पहले बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। मैं इधर समझाया हूं एनिमल सेल और इधर समझाया हूं प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल जो सेल होता है वो स्मॉल होता है। कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। जबकि प्लांट का सेल कैसा होगा, बड़ा होगा यानी लार्ज होगा। एनिमल सेल गोल आकार लेता है, गोल आकार का होता है, जबकि प्लांट सेल एक चौकोर आकार का होता है, चौकोर आकार का होता है। प्लांट सेल बड़ा होता है और एनिमल सेल छोटा होता है। यहां तक समझ में आए। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स क्या करता था भाई, वैक्यूल्स का काम क्या था, पानी को संग्रह करना काम करता था वैक्यूल्स। यानी वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है एनिमल में, जबकि प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है। यहां तक अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स किसमें छोटा होता है, एनिमल में, जबकि प्लांट में क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं सीलिया। सीलिया केवल एनिमल में पाया जाएगा, फ्लैजिला भी एनिमल में पाया जाएगा और लाइसोसोम भी एनिमल में पाया जाएगा। फ्लैजिला और सीलिया और लाइसोसोम ओनली फॉर किसमें पाए जाएंगे, एनिमल में, जबकि प्लांट में क्या पाए जाएंगे, सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। सुनो भाई, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि प्लास्टिड के 3 भाग थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल रहता है। ये 3 चीज इसमें नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन, सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट तो प्लास्टिक का ही भाग है। ए इसमें नहीं पाया जाता, किसमें, एनिमल में, जबकि एनिमल का ए पार्ट इसमें नहीं पाया जाता है, प्लांट में। समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि इसमें कौन है जो सब में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। सुन देते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है भाई, बिना झिल्ली के तो कोई चीज रखी नहीं जा सकती, यानी मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई ऊर्जा बनाने के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत, ऊर्जा बनाने के लिए यानी श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी, तो यानी ऊर्जा तो दोनों में बनेगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाई जाएगी। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, लेकिन मैं पिछली क्लास में बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 80S और 70S। 80S और
70s। अब जो 70s होता है वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट में, और 80s यूकैरियोट में। अब आप लोग बताइए, हम लोग यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं? हम लोग यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं। यानी अगर यूकैरियोटिक हैं तो 80s है, यानी प्लांट भी यूकैरियोटिक में आता है और एनिमल भी यूकैरियोटिक में आता है। और क्या बनता है भाई, और क्या रहता है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट रहेगा। यानी सपोर्ट तो दोनों जरूरी है ना, इसको भी कंकाल तंत्र की, कंकाल की जरूरत है, आंतरिक कंकाल, इसको भी आंतरिक कंकाल की जरूरत है। कौन देगा? ER देगा। यानी इसी ER में क्या प्रेजेंट होगा भाई? राइबोसोम। तो इसी ER के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही तो प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी तो दोनों तरफ होगी ना, गोल्जी बॉडी दोनों तरफ होगी। गोल्जी बॉडी का काम क्या था? मैं बताया था कि अगर कोई अंग आपका काम करना बंद कर, मान लो आप कोई, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा जीभ बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वहां का एनर्जी ज्यादा खत्म हो रहा है, तो दूसरी जगह का एनर्जी लेके आना जीभ तक कौन काम करेगा भाई? गोल्जी बॉडी। जहां का काम ना हो, जहां से ऊर्जा का काम ना हो, वहां से उठा के जहां पे ज्यादा काम हो रहा हो वहां तक लाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ये तो दोनों में पाया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक तो दोनों में पाया जाएगा भाई, ये तो नॉर्मली बात है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या था? सेंट्रोसोम का काम क्या करता है? सेंट्रोसोम का काम क्या होता है बताना? डिवीजन करना होता है ना, सेल का डिवीजन करना होता है, तो ये तो दोनों में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल, अब हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल दो प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक में भाई कौन आएगा? नील हरी शैवाल आते हैं सिर्फ। ठीक है, यूकैरियोटिक में तो कौन कौन आएगा? एनिमल और प्लांट आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नील हरी शैवाल आएगा। इसमें भाई कुछ मुख्य अंग ही होते हैं, सब कुछ नहीं होता। इसके सेल में बहुत कुछ अंग ही होते हैं, बहुत थोड़ा अंग होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। विकसित होता है, अगला चीज आरंभिक कोशी होती है। बस इतना ही समझना है इसके बारे में। सुनिएगा, अब मैं एक फिगर से समझाऊंगा कि प्रोकैरियोट में क्या पाए जाते हैं और एनिमल सेल में, यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सुनिए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि यूकैरियोट कैसा होता है? बड़ा होता है, यानी बड़ी होती है। यूकैरियोट छोटा, प्रोकैरियोट छोटा और यूकैरियोट बड़ा। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता? नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि उसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई परत नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस को एक जगह रखा नहीं रहता। जैसे अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो न्यूक्लियस एक झिल्ली के अंदर रहता है। ये यूकैरियोट में केवल पाया जाएगा ये झिल्ली, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। इसका न्यूक्लियस पूरे सेल में घूमता रहता है। किसका? प्रोकैरियोट की, जबकि यूकैरियोट का न्यूक्लियस एक जगह स्थिर रहता है। समझ में आया? बात करेंगे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यानी अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, जो सेल वॉल होगा किससे बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी, जबकि अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। राइबोसोम की बात करो, राइबोसोम 80s होता है, जबकि इसमें 70s होता है। यहां तक समझ में आया?
सुनिए, सीलिया की बात करूं, सीलिया इसमें भी पाया जा सकता है, इसमें भी पाया जा सकता है, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। फ्लैजिला भी दोनों में पाया जाता है, डीएनए भी दोनों में पाया जाएगा, जीवद्रव्य दोनों में पाया जाएगा। इसमें जीवद्रव्य में और इसके जीवद्रव्य में कोई अंतर नहीं होता, लगभग यही रहता है कि जीवद्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। इसके जीवद्रव्य के अंदर ही न्यूक्लियस घूमता रहता है, ठीक है। बस अपना यहाँ का जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किस झिल्ली के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके बाद एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इन्वलोप ऑन न्यूक्लियस होता है। अगली बात करते हैं, जीवद्रव्य तो हो गया। प्रकाश संश्लेषण, देखो भाई, यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक में किसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, ओनली फॉर प्लांट में। एनिमल में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। बात करते हैं झिल्ली, यानी मेम्ब्रेन, दोनों में पाई जाएगी। इसके सेल में भी मेम्ब्रेन पाई जाएगी और इसके सेल में भी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में और क्या इसका पाया जाता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी पाई जाएगी, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। समझ पाया? एक बार देख लो, प्रोकैरियोटिक में डिवीजन जल्दी होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डिवीजन कम, ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? रीजन है, इसमें बहुत कम चीजें ही प्रेजेंट हैं, तो कम चीजों के लिए तुरंत ही डिवीजन हो जाता है। जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएगा, फिर गोल्गी बॉडी को बनाएगा, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को और सेलुलोज को और एटी राइबोसोम। इसमें तो कम चीजें ही प्रेजेंट है ना, इसलिए इसका डिवीजन जल्दी हो जाता है। बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें ज्यादा डिवीजन जल्दी हो जाता है। क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि इसमें कम चीजें प्रेजेंट है और इसमें ज्यादा चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। आज सेल का चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।